चलिए अब अपना नेक्स्ट थ्योरी शुरू करते हैं जो कि है एमएम अप्रोच। तो ध्यान रखिए एमएम अप्रोच में दो थ्योरी है, एक विदाउट टैक्स एक विथ टैक्स। ध्यान रखिए विदाउट टैक्स आपका इरेलेवेंस में कवर्ड है और विथ टैक्स आपका रेलेवेंस में कवर्ड है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर रहा हूँ मैं एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स। कुछ इसके भी कॉमन एजम्पशंस हैं कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या है कि सबको सारी इन्फॉर्मेशन है, नो चांस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, सबको सारी इन्फॉर्मेशन है, कैपिटल मार्केट परफेक्ट है। दूसरा, इन्वेस्टर्स आर रैशनल। रैशनल का मतलब है कि इन्वेस्टर जो भी डिसीजन लेता है कि किसी शेयर को खरीदना है किसी शेयर को बेचना है, वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ र्यूमर्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टिंक्ट, मतलब इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेता है। फर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लास। ठीक है, सारे फर्म्स का इक्विवेलेंट रिस्क है। और लास्ट में नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब टैक्स वगैरह नहीं है। तो 4 एजम्पशंस हैं किसमें, एमएम अप्रोच में। कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, इन्वेस्टर्स रैशनल है और फर्म्स का इक्विवेलेंट रिस्क है और लास्ट में कोई टैक्स हमें एज्यूम नहीं करना है। 2-3 फॉर्मूला सिमिलर दे रखा है। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, EBIT अपॉन WACC। ठीक है, EBIT अपॉन WACC। 1 - T क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे टैक्स हम लोग एज्यूम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपके बुक में एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बना रखा है जो कि मैंने क्लास में डेरिवेशन कराया था। तो बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ डेट होल ब्रैकेट D अपॉन E। इसका डेरिवेशन मैंने क्लास में कराया था। सर इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, जो आपका WACC वाला फॉर्मूला है ना, WACC वाला फॉर्मूला KE इंटू WE प्लस KD इंटू WD, ये वहीं से डेराइव हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो गया, KO प्लस KO माइनस KD होल ब्रैकेट D अपॉन E। सर हम लोग WACC का फॉर्मूला लिख के कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लें, हो जाएगा। बट कभी कभी क्वेश्चन ना MCQ में आ जाता है 1 नंबर के लिए। अब 1 नंबर के लिए आप पूरी वर्किंग करोगे WACC की, वो ठीक नहीं है। तो इससे अच्छा ये फॉर्मूला आप याद कर लो। ठीक है, तो 1 नंबर के लिए ये फॉर्मूला ठीक है, चलेगा। अच्छा, मेन ध्यान रखिए एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ध्यान रखिए एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स में कुछ आपका आर्बिट्राज डिस्कस्ड है। एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स में कुछ आपका आर्बिट्राज डिस्कस्ड है। देखिए आर्बिट्राजिंग का मतलब क्या होता है, आर्बिट्राजिंग का सिंपल से मतलब ये होता है कि सस्ते मार्केट में खरीदना और महंगे मार्केट में वही क्वांटिटी बेच देना। सस्ते मार्केट में कोई क्वांटिटी खरीदना और महंगे मार्केट में वही सेम क्वांटिटी बेच देना, और बैलेंस बीच का क्या हो गया, आपकी कमाई। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मार्केट ए में अनियन सस्ता है, अनियन मिल रहा है 18 रुपये, तो मैंने 100 किलो खरीद लिया, 100 किलो खरीद लिया। मार्केट बी में वही अनियन 25 रुपये का बिक रहा है, तो मैंने वही 100 किलो अनियन 25 रुपये में बेच दिया। मैंने कितना कमा लिया, 7 रुपये के हिसाब से, मतलब 700 रुपये कमा लिया। इसी को बोलते हैं आर्बिट्राज करना। मतलब आपने प्राइस मिसमैच का बेनिफिट लिया, आपने प्राइस मिसमैच का बेनिफिट लिया। जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी देखते होगे NSE और BSE में प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं, 20 पैसा 50 पैसे का फ़र्क होता है। ठीक है, एक शेयर का भाव NSE में कुछ और होगा, वही शेयर का भाव BSE में कुछ और होगा। इसी को बोलते हैं प्राइस मिसमैच। और प्राइस मिसमैच का जब हम फ़ायदा उठाते हैं, इसी को बोलते हैं आर्बिट्राजिंग करना। तो आपकी बुक में आर्बिट्राजिंग का बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए वही क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ। एक बार मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए रिवीजन में तो, वो भी ऑडियो रिवीजन में तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन समझाऊँ आपको। मैं तरीका बता रहा हूँ, सुनिएगा। आपको आर्बिट्राजिंग का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। पहली बात, आपको आंसर में ये दिखाना है कि सर हमें आर्बिट्राजिंग से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स कौन सा अप्रोच है, ये इरेलेवेंस अप्रोच है। मेरी बात समझिएगा, एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स आपका इरेलेवेंस अप्रोच है। तो आपको पूरे आर्बिट्राजिंग के क्वेश्चन पे ये दिखाना है कि सर हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हम कंपनी ए में भी इतना ही कमा रहे थे, कंपनी बी में इतना कमा रहे हैं, हमें आर्बिट्राजिंग से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर से आर्बिट्राजिंग के 3-4 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ओरली समझा दूंगा अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले मेरी बात आप सुनिए। एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स आपका इरेलेवेंस पे कवर्ड होता है। मतलब वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी, WACC सेम रहेगी। मतलब आप चाहे कंपनी ए में इन्वेस्ट करो चाहे कंपनी बी में इन्वेस्ट करो, आपकी कमाई सेम रहेगी। मतलब आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो आर्बिट्राजिंग के क्वेश्चन में आपको अल्टीमेटली यही दिखाना पड़ेगा कि आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इंक्रीमेंटल इनकम आपकी हुई 0। चलिए अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, सुनिए। आर्बिट्राजिंग का क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 2-3 टर्म समझा रहा हूँ, वो समझना ज़रूरी है। लीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म क्या होती है, सर ऐसी कंपनी जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है। लीवर्ड फर्म क्या होती है, सर ऐसी कंपनी जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है।
अनलीवर्ड फॉर्म क्या होती है? ऐसी फॉर्म, ऐसी कंपनी जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट नहीं है, वो फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड है, वो फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड है। अच्छा, दूसरी चीज़, आर्बिट्राजिंग में आपको ये माइंडसेट रखना है कि हम जो कंपनी जिसका भाव सस्ता है हम उसको खरीदेंगे, और जो कंपनी जिसका भाव महंगा है हम उसको बेचेंगे। पहला, लीवर्ड अनलीवर्ड में फ़र्क क्या है? लीवर्ड कंपनी वो होती है जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट है। अनलीवर्ड कंपनी क्या होती है? जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट नहीं है, वो फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड है। दूसरा अप्रोच मैंने आपको समझाया कि क्वेश्चन का तरीका क्या होना चाहिए। पहले आपको वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, लीवर्ड कंपनी का वैल्यू कितनी, अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू कितनी है, और जिस कंपनी की वैल्यू कम है उसको आप क्या करो, खरीदने की कोशिश करो। जिस कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है उसको आप बेचने की कोशिश करो। अच्छा, ये था स्टेप नंबर 2। अब देखिए स्टेप नंबर 3 क्या है। से सपोज आप लीवर्ड से अनलीवर्ड जा रहे हो, से सपोज आप लीवर्ड से अनलीवर्ड जा रहे हो, मतलब आपने लीवर्ड को बेचा और अनलीवर्ड को ख़रीदा। ध्यान रखिए, आर्बिट्राजिंग के क्वेश्चन में आपका स्टेक सेम रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था क्वांटिटी सेम रहेगी। जब आप आर्बिट्राजिंग करते हो तो क्वांटिटी सेम रहती है। जैसे मैंने अनियन वाला एग्जांपल दिया था, तो क्वांटिटी सेम रहती है। तो अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी मूव करते हो तो आपका स्टेक मतलब एक तरीके से ओनरशिप, आपका ओनरशिप सेम रहना चाहिए। तो ध्यान रखिए, आपका ओनरशिप सेम रहेगा। और दूसरी चीज़, आपका रिस्क भी सेम रहना चाहिए। मतलब आप लीवर्ड से अगर अनलीवर्ड जा रहे हो तो आपका रिस्क भी सेम रहना चाहिए और स्टेक भी सेम रहना चाहिए। अब सेम कैसे होगा सुनिएगा। आप लीवर्ड से अनलीवर्ड जा रहे हो, मतलब पहले आप इनिशियली लीवर्ड में थे। जब आप लीवर्ड में थे तो आप इक्विटी शेयर होल्डर थे लीवर्ड कंपनी के, मतलब आपके ऊपर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्क था। जब आप लीवर्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर थे, लीवर्ड कंपनी में क्या होता है, कंपनी के पास डेट होगा, आप उस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, तो मतलब आपके ऊपर कहीं ना कहीं आप एक फाइनेंशियल रिस्क को परसीव कर रहे होंगे। जब आप लीवर्ड से अनलीवर्ड मूव करोगे, जब आप लीवर्ड से अनलीवर्ड मूव करोगे तो अनलीवर्ड में तो कोई फाइनेंशियल रिस्क आप परसीव नहीं करोगे। और मैंने आपको बोला था, पूरे आर्बिट्राजिंग के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना अल्टीमेट रिस्क सेम रखते हैं। स्टेक तो सेम रहेगा ही, रिस्क भी सेम रहेगा। तो जब हम लीवर्ड से अनलीवर्ड मूव करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमें अनलीवर्ड में भी फाइनेंशियल रिस्क बनाना पड़ेगा। हमें अनलीवर्ड में फाइनेंशियल रिस्क बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिस्क बनाएंगे कैसे? मार्केट से बोरिंग कर लेंगे। मार्केट से बोरिंग कर लेंगे। कितनी बोरिंग करेंगे? जितना फाइनेंशियल रिस्क आपका कंपनी ए में था उतने ही अमाउंट की आप बोरिंग कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी ए का डेट था 1 लाख रुपए, लेकिन आपका उस कंपनी में स्टेक था 10%। तो आप कंपनी ए में कितना फाइनेंशियल रिस्क परसीव कर रहे थे? 10,000 जितना। 1 लाख का डेट है लेकिन आपका स्टेक ही कितना उस कंपनी में? 10% तो आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क कितना है? 10,000 का। तो जब आप कंपनी ए से कंपनी बी मूव करोगे तो कंपनी बी में तो वो अनलीवर्ड कंपनी है, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, और आपको फाइनेंशियल रिस्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ए कंपनी बी में आपको रिस्क सेम रखना है। तो आपको मार्केट से 10,000 जितना बोरिंग करनी पड़ेगी, तभी रिस्क सेम आएगा। तो यही क्वेश्चन का फ्लो होना चाहिए। दूसरा केस डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप अनलीवर्ड से लीवर्ड जाते हो, जब आप अनलीवर्ड को बेचते हो और लीवर्ड में जाते हो, तो देखिएगा, अनलीवर्ड में आपके पास कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। जब आप अनलीवर्ड में थे तो आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं था। जैसे ही आप लीवर्ड में गए तो आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क आ गया, तो रिस्क मिसमैच हो गया ना, हमें रिस्क सेम रखना है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अनलीवर्ड से लीवर्ड में जाओगे, जब भी आप अनलीवर्ड से लीवर्ड में जाओगे तो लीवर्ड कंपनी में आपको इक्विटी तो खरीदना ही है, साथ ही साथ आपको उसके डेट में भी इन्वेस्ट करना है। आपको उसके डेट में भी इन्वेस्ट करना है। कितना? वही सेम लॉजिक। अगर 1 लाख, अगर उसमें 1 लाख का डेट है और आप 10% का स्टेक है आपके पास, तो 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर दो डेट में, तो आपका क्या हो जाएगा? रिस्क सेम हो जाएगा। समराइज़ कर रहा हूँ, जब आप लीवर्ड से अनलीवर्ड जाते हो, जब आप लीवर्ड से अनलीवर्ड जाते हो, जब आप लीवर्ड से अनलीवर्ड जाते हो, तो लीवर्ड में फाइनेंशियल रिस्क है, अनलीवर्ड में फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। तो आप वहाँ पे क्या करते हो? बोरिंग करते हो सेम अमाउंट का, एग्जाम्पल 10,000 रुपये। लेकिन जब आप अनलीवर्ड से लीवर्ड जाते हो तो अनलीवर्ड में फाइनेंशियल रिस्क नहीं था, लीवर्ड में फाइनेंशियल रिस्क है और रिस्क सेम रखना है। तो आप क्या करोगे? उस केस में उतनी ही अमाउंट की आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे डेट में, तो आपका रिस्क कट जाएगा। तो पहला स्टेप क्या था? आपको दोनों कंपनी का वैल्यू निकालना है। दूसरा स्टेप क्या था? जिस कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है आप उस कंपनी के शेयर्स को बेचोगे, और जिस कंपनी की वैल्यू कम है उस कंपनी पे आप इन्वेस्ट करोगे। तीसरा, लीवर्ड से अनलीवर्ड जा रहे हो, लीवर्ड से अनलीवर्ड जा रहे हो तो मैंने आपको समझाया था कि आपको मार्केट से डेट लेना पड़ेगा, मतलब बोरिंग करनी पड़ेगी। आप अनलीवर्ड से लीवर्ड जा रहे हो तो आपको उतनी ही अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डेट में। लास्ट फिर आप क्या करो? आप अर्निंग निकालो कि आपका कंपनी लीवर्ड में कितनी अर्निंग थी और अनलीवर्ड में कितनी अर्निंग थी। आप देखना अर्निंग सेम रहेगी।
आप देखना अर्निंग सेम रहेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टेक सेम रखिएगा। और क्वेश्चन में अगर स्टेक नहीं बोल रहा है तो एजम्पशन ले लीजिएगा 10% की, एजम्पशन ले लीजिएगा 10% की। अच्छा, एक चीज़ और, स्टेक सेम रखने के लिए हो सकता है कुछ अमाउंट आपको सेट असाइड करना पड़े। स्टेक सेम रखने के लिए हो सकता है कुछ अमाउंट आपको सेट असाइड करना पड़े, तो आप कर दीजिएगा सेट असाइड। स्टेक सेम रखना है, रिस्क सेम रखना है। लास्ट में कंक्लूजन आपको क्या देना है? कंक्लूजन आपको ये देना है कि सर हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ पूरे आर्बिट्राजिंग प्रोसेस से, सर हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ पूरे आर्बिट्राजिंग प्रोसेस से, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमने अमाउंट सेट असाइड किया ड्यूरिंग द आर्बिट्राजिंग प्रोसेस वही हमारा गेन है। हम ऐसा कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं कि सर अल्टीमेटली हमें पूरे आर्बिट्राजिंग से कोई एज सच बहुत बेनिफिट नहीं हुआ, यहाँ पे भी अर्निंग सेम है, यहाँ पे भी अर्निंग सेम है, बट जो हमने अमाउंट सेट असाइड किया था टू मेंटेन दी सेम स्टेक, क्योंकि हमें स्टेक सेम रखना है, हमें फाइनेंशियल रिस्क भी सेम रखना है, तो जो हमने अमाउंट सेट असाइड किया था हम उसी को अपना क्या मान लेते हैं? गेन मान लेते हैं। ठीक है, पूरे इंटायर आर्बिट्राज प्रोसेस में। देखो जितना ईजिली मैं बोल गया पिछले 5 मिनट में उतना ईजी है नहीं वो आप करोगे ना तब समझ में आएगा। चलिए, तो ये ख़त्म होता है अपना आर्बिट्राजिंग। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ आर्बिट्राजिंग आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट शुरू करते हैं मैं ट्रेड ऑफ थियरी। देखिए, ट्रेड ऑफ सिंपल थियरी है। ट्रेड ऑफ ये बोलता है कि आपको बैलेंस करके चलना है। मतलब ऐसा नहीं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में आप अनशंट डेट रख लो, अनशंट इक्विटी रख लो, नहीं, आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। जैसे देखो, डेट के अपने फ़ायदे हैं, डेट के अपने नुकसान हैं, इक्विटी के भी सेम अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। देखो डेट का फ़ायदा क्या है? देखो कंपनी अगर डेट लेती है तो फ़ायदा क्या, उसकी कॉस्ट कम होती है और उल्टा हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। लेकिन नुकसान क्या है? अगर डेट को टाइमली पे ना करें, डेट को टाइमली पे ना करें तो फाइनेंशियल रिस्क आ जाएगा, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, और अगर हम डेट को टाइमली मैनेज ना करें तो एक एजेंसी कॉस्ट भी आ जाती है, ढंग से मैनेज ना करें, हमारा इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट आपस में अलाइन नहीं है तो क्या आ जाती है? एजेंसी कॉस्ट आ जाती है। सेम वे इक्विटी के भी फ़ायदे हैं, इक्विटी के भी नुकसान हैं। इक्विटी के फ़ायदे कैसे हैं कि हमें पैसा कभी रिपे नहीं करना पड़ता, इरिडेमेबल नेचर का होता है। और नुकसान क्या है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। तो यही सारी बातें हैं इसमें कि हमें मोटा मोटी ना एक ट्रेड ऑफ मेंटेन करना है, मतलब एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है कि भाई ना बहुत ज़्यादा डेट रखना है ना बहुत ज़्यादा इक्विटी रखना है, और डेट भी इस कदर मेंटेन करके चलना है कि ऐसा ना हो कि भाई हमने डेट तो ले लिया, फ़ायदा देख के हमने डेट ले लिया, लेकिन हमने उसका एक होता है ना जो एक ड्रॉबैक वो हमने नेगलेक्ट कर दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको उसके लिमिटेशंस भी मालूम होने चाहिए कि अगर हम डेट ज़्यादा ले लेंगे तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है, एजेंसी कॉस्ट हो सकती है, इंसॉल्वेंसी हो सकती है, बैंकरप्सी हो सकती है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है। तो ये सारी बातें भी आपको कंसिडर करके चलनी है। बस यही है ट्रेड ऑफ थ्योरी। फिर नेक्स्ट है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। देखिए पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या है? बस कुछ नहीं, पैकिंग ऑर्डर ये बोलता है कि जब भी कंपनी फाइनेंस करती है, जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, वो पहले अपने रिजर्व को यूज़ करती है, पहले अपने इंटरनल सोर्सेज को यूज़ करती है, उसके बाद फिर और पैसा चाहिए तो डेट पे मूव करती है, और पैसा चाहिए तो लास्ट में इक्विटी यूज़ करती है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बस हमको एक सीक्वेंस बताता है कि अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो सबसे पहले कंपनी अपने रिजर्व को यूज़ करे, सेकेंड अपने डेट को यूज़ करे, थर्ड अपने इक्विटी को यूज़ करे। ये 3 सीक्वेंस हमको पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बताता है, ये हायरार्की बताता है। और ट्रेड ऑफ थ्योरी हमें क्या बोलता है? ट्रेड ऑफ थ्योरी बोलता है आप डेट लो, मतलब वो डेट को ही प्रेफरेंस देता है, आप डेट लो उसके बाद इक्विटी लो, लेकिन वो ये भी बोलता है कि डेट हिसाब से लो, बहुत ज़्यादा मत लो क्योंकि उसकी लिमिटेशंस भी हैं। फिर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये आप पढ़ लीजिएगा। कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हो ना तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे लिवरेज का आप ध्यान रखो, ग्रोथ स्टेबिलिटी का ध्यान रखो, कॉस्ट का ध्यान रखो, कंट्रोल का ध्यान रखो, रिस्क का ध्यान रखो। देखो 3 तो मैंने आपको समझा ही दिया था, रिस्क, कॉस्ट, कंट्रोल। कुछ अदर पॉइंट्स है जैसे लिवरेज का, ग्रोथ का। ठीक है, तो ये सब एक बार आप रीड कर लीजिएगा। फिर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको समझा दिया कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे मेरा WACC सबसे कम होता है, और WACC कम होगा तो वैल्यूएशन ऑफ कंपनी सबसे ज़्यादा होगा। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा लेवल ऑफ EBIT होता है, एक ऐसा लेवल ऑफ EBIT होता है जहाँ पे मेरा EPS 0 होता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ EBIT होता है जहाँ पे मेरा EPS 0 होता है। मतलब हम सिर्फ अपने खर्चे बियर कर पा रहे हैं, हम कुछ कमा नहीं रहे हैं।
हम सिर्फ अपने खर्चे बेयर कर रहे हैं, कुछ कमा नहीं रहे हैं। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में ध्यान रखिएगा, आपका EPS 0 आएगा। आप सिर्फ अपने फाइनेंशियल कॉस्ट को ही क्या कर पा रहे हो, बेयर कर पा रहे हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस PD अपॉन 1 - T। इंटरेस्ट प्लस PD अपॉन 1 - T। 1 - T ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड के नीचे आएगा। सर ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग अल्टीमेटली यहाँ निकाल क्या रहे हैं कि सर हमें मिनिमम कितना EBIT मेंटेन करना चाहिए सो दैट हम अपने फाइनेंशियल कॉस्ट को बेयर कर पाएँ। हम यहाँ पे EBIT निकाल रहे हैं कि मेरे पास मिनिमम कितनी EBIT होना चाहिए सो दैट कि हम अपने फाइनेंशियल कॉस्ट को, जो इंटरेस्ट, जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, उसको बेयर कर पाएँ। तो EBIT वैसे ही बिफोर टैक्स होता है, इंटरेस्ट भी बिफोर टैक्स होता है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है। तो हमें भी उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग PD के नीचे 1 - T कर देते हैं। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इंडिफरेंस पॉइंट। देखिए इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखिए नाम से क्लियर है, इंडिफरेंस पॉइंट मतलब मैं चाहे कंपनी A में इन्वेस्ट करूं, मैं चाहे कंपनी B में इन्वेस्ट करूं, मेरा दोनों में EPS सेम है। मैं चाहे कंपनी A में इन्वेस्ट करूं, मैं चाहे कंपनी B में इन्वेस्ट करूं, मैं दोनों में मेरा EPS सेम है, मतलब मैं इनडिफरेंट हूँ। इनडिफरेंट पॉइंट का या इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि मैं चाहे कंपनी A में इन्वेस्ट करूँ जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, मैं चाहे कंपनी B में इन्वेस्ट करूँ जिसका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, मेरा दोनों में अर्निंग सेम है। मतलब मैं अर्निंग के एस्पेक्ट से देखूँ, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं इनडिफरेंट हूँ। इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए दोनों में EPS सेम है, दोनों का EPS सेम है, मतलब कंपनी A का भी EPS सेम है, कंपनी B का भी EPS सेम है। तो कुछ नहीं, EPS का फॉर्मूला आप लिख दीजिए। EPS का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट होल ब्रैकेट 1 - T फिर माइनस PD अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, EPS कैसे निकलता है, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर टैक्स माइनस करते हैं, फिर PD माइनस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से, तभी तो EPS आता है ना। तो बस फॉर्मूला लिख दीजिए और बस सॉल्व कर दीजिए तो आपको EBIT मिल जाएगा। इंडिफरेंस पॉइंट में भी हम EBIT निकालते हैं और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में भी हम EBIT निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंडिफरेंस पॉइंट पे भी हम EBIT निकालते हैं और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में भी हम EBIT निकालते हैं। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ मैं, ओवर कैपिटलाइजेशन अंडर कैपिटलाइजेशन। देखिए ओवर कैपिटलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको बिजनेस में ज़रूरत थी 10 लाख की, आपने मार्केट से 15 लाख रुपए रेस कर लिया। मेरे पास सुनिएगा, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको बिजनेस में ज़रूरत थी 10 लाख रुपए की, आपने मार्केट से 15 लाख रुपए बोरो कर लिया। इसको बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आपने 15 लाख बोरो कर लिया तो आपको कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी, मतलब 15 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। फिर आपने 5 लाख रुपए रेस करके बिजनेस में लगा दिया, वही 5 लाख रुपए आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो ज़्यादा कमा लेते, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। फिर ये कहीं ना कहीं साइन ऑफ मिसमैनेजमेंट है, और कहीं ना कहीं अगर आप ढंग से फाइनेंस को मैनेज नहीं करोगे तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ जाएगा, आपका मार्केट रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके इम्पैक्ट हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अंडर कैपिटलाइजेशन। आपको बिजनेस में ज़रूरत थी 10 लाख की और आपने लगाया सिर्फ 8 लाख। आपको ज़रूरत थी 10 लाख की, आपने लगाया 8 लाख, इसको बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आप अपने डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे, सेल्स टारगेट को मीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे इसके इम्पैक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि जब बिजनेस में 10 लाख की ज़रूरत है तो आपको 10 लाख ही लगाना चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। अब आप 8 लाख लगा रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या वर्किंग कैपिटल में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो या फिक्स एसेट में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। और मैंने बोला था चाहे वर्किंग कैपिटल में कॉम्प्रोमाइज़ करो चाहे फिक्स एसेट में कॉम्प्रोमाइज़ करो, आपका इम्पैक्ट सेल्स में पड़ेगा। आप टारगेट्स मीट नहीं कर पाओगे, आपका मार्केट में रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। तो यहाँ ये चैप्टर इंटायरली ख़त्म होता है मेरे एंड से। चलिए कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, मैं रैप अप कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।